मास धातु is the third dhatu in order of 7 dhatus described in Ayurveda. It is that structural unit of body tissue which performs the important function of covering and protection of body. तो आज का टॉपिक है मांस धातु, डेट इज मसल टिश्यू। सबसे पहले आती है मांस की व्युत्पत्ति। मांस शब्द मांग धातु से बना है जिसका अर्थ है जिसे नापा जा सके, मापन योग्य। तो ये हो गई मांस की व्युत्पत्ति। फिर आते हैं मांस के पर्याय, डेट इज सिनोनिम्स। क्या क्या है? पललम, पिशित, क्रव्य, तरस, अमिश। तरस होता है बल, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ विद इन दी बॉडी। तो ये सब हो गए मांस के पर्याय, सिनोनिम्स। अब आता है मांस धातु की उत्पत्ति। मांस धातु बनता कैसे है? तो कैसे बनता है? मांस धातु इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स प्रीडिसेसर रक्त धातु। रसद रक्तम ततो मांस। इसका मतलब होता है कि रस से रक्त बनता है एवं रक्त से मांस धातु का निर्माण होता है। वायु, अंबु डेट इज जल, तेज डेट इज अग्नि, इन सब की ऊष्मा से युक्त होकर रक्त स्थिरता को प्राप्त घन होकर मांस धातु में परिवर्तित होता है। मतलब वायु, जल और अग्नि की ऊष्मा, अग्नि की हीट, इन सब से जब रक्त स्टेबल हो जाता है तो वो मांस धातु में कन्वर्ट हो जाता है। इसके पश्चात मांस धातु परस्पर विभक्त होकर पेशी रूप में परिवर्तित हो जाता है। मांस धातु बेसिकली एक फ्लैश है, तो वेल डिफरेंशिएटेड कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ फ्लैश इज पेशी, डेट इज मसल। मांस धातु की उत्पत्ति में हम देखते हैं रक्त धातु के सूक्ष्म भाग से मांसधर्मी अंश बनते थे। उस पर जब मांसाग्नि ने काम किया, हर एक धातु की अपनी अपनी अग्नि होती है, तो मांस धातु की अग्नि को बोलते हैं मांसाग्नि। तो जब मांसधर्मी अंश में मांसाग्नि काम करती है तो वो प्रसाद सार बनाती है और किट बनाती है। किट होता है खमल। खमल क्या होता है? आयुर्वेद के अकॉर्डिंग देयर आर सम एक्सटर्नल ऑरिफिसेस इन द बॉडी विच रेगुलेट्स द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन बॉडी एंड आउटर एनवायरनमेंट। बेसिकली आईज, नोज, ओरल कैविटी, इन सब का जो वेस्ट मटेरियल है, इन सब का जो मल है वो खमल है। तो अगर आता है मांस धातु का किट क्या है, तो हम उसको बोलेंगे खमल। अब प्रसाद और सार दो भागों में डिवाइड होते हैं, स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग। स्थूल भाग जो मेन पोर्शन होता है उससे मांस धातु की उत्पत्ति हो जाती है। सूक्ष्म भाग से उपधातु बनता है और मेदसधर्मी अंश बनता है। मेदसधर्मी अंश होता है जो आगे की धातु का निर्माण करता है। मतलब आगे की धातु कौन सी होती है मांस धातु के बाद? मेद। तो मेद धातु का निर्माण करता है मेदसधर्मी अंश। उपधातु होता है सेकेंडरी टिश्यू जो पेरेंट धातु से नरिशमेंट लेता है। तो मांस धातु की उपधातु क्या क्या है? त्वचा और वसा। वसा होता है मसल फैट और त्वचा होती है स्किन। तो ये हो गई मांस धातु की उत्पत्ति। अब आता है मांस धातु का स्वरूप। पेशी मांस धातु का विभाजित स्वरूप होती है। मतलब वही वेल डिफरेंशिएटेड कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ फ्लैश इज पेशी। फिर ये संख्या में अनेक होती हैं। यह एक दूसरे पर तिरछी ऊपर नीचे बिछी रहती है। स्थान के अनुसार स्वभाव से ही अस्थि, संधि, सिरा, स्नायुओं को ढकने के लिए निम्न प्रकार की पेशियाँ होती हैं। मतलब बोन्स, जॉइंट्स, वेन्स और लिगामेंट्स, इन सबको ढकने के लिए अलग अलग टाइप की पेशियाँ होती हैं। कुछ बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? बहल डेट इज लार्ज, छोटी डेट इज स्मॉल, मोटी थिक, अणु थिन, चपटी फ्लैट, गोल राउंड, ह्रस्व शॉर्ट, दीर्घ लार्ज, स्थिर फर्म, मृदु सॉफ्ट, सलक्षण स्मूथ मसल, खुरदरी रफ। तो ये टाइप्स हैं कैसे कैसे टाइप की पेशियाँ होती हैं जो अस्थि, संधि, सिरा, स्नायुओं को ढकती हैं। तो ये हो गया मांस धातु का स्वरूप। अब आता है मांसपेशियों की संख्या। चरक अनुसार 400 पेशियाँ हैं और सुश्रुत अनुसार 500 पेशियाँ हैं। शाखाओं जो हमारे लिम्स हैं वहाँ पे हैं 400। कोष्ठ में है 66। कोष्ठ क्या होता है? थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी, इन सब में जितने भी ऑर्गन्स आते हैं वो कोष्ठ के अंदर आता है। ग्रीवा के ऊर्ध्व भाग में 34। ग्रीवा मतलब गर्दन के ऊपर जितना है वहाँ पे होती है 34। तो कुल मिला के कितनी होगी? 500 पेशियाँ सुश्रुत अनुसार। ये हो गई मांसपेशियों की संख्या। अब आता है मांसाग्नि कर। हर एक धातु की अपनी अपनी अग्नि होती है। मांस की अग्नि को बोलते हैं मांसाग्नि। तो इसके काम क्या क्या हैं? सबसे पहला है स्थायी कर। मांस धातु की पुष्टि करना, उत्कृष्टतर धातु के अंशों का निर्माण करना। मांस धातु मेदसधर्मी अंश बनाता है तो आगे की धातु का निर्माण करता है। पुराना मांस नष्ट, ये हो गया स्थायी कर। अब आते हैं चेष्टा मूलक कर्म।
मांसपेशियों की नाना प्रकार की क्रियाओं को सम्मिलित किया जा सकता है। नाना प्रकार मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्रियाओं को, कौन कौन सी, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ये सब जो काम होते हैं वो चेष्टामूलक कर्म में आते हैं। तो ये हो गया मांसाग्नि कर्म। अब आता है मांस के क्या क्या कर्म हैं। सुश्रुत ने मांस धातु के कर्मों के अंतर्गत शरीर की पुष्टि एवं मेद की पुष्टि को बताया है। मेद क्या है, उसकी आगे की धातु है। मांस धातु मेद सदर्मी अंश बनाता है जो मेद धातु बनाता है, तो मांस धातु का कर्म में मेद की पुष्टि भी आती है। अब अष्टांग हृदय के अनुसार मांस धातु देह का लेपन करता है, मतलब उसकी कवरिंग करता है, अस्थियों का लेप करता है, अस्थियों की बोन्स की कवरिंग करता है। प्रीणनम जीवनम लेपः, प्रीणनम हो गया रस का कर्म, जीवनम हो गया रक्त का कर्म, लेपः हो गया मांस का कर्म। ये हो गए मांस धातु के कर्म। अब आता है स्थान। मांस धातु का स्थान कहाँ पर है? शरीर के अंदर श्वास नालिका, अन्न नालिका, जो हमारी फूड पाइप होती है, ईसोफेगस, और जो हमारी और अन्न नालिका, ट्रैकिया, ये सब इसका स्थान है। रक्त वाहिनियों की दीवारों में आर्टरीज वगैरह, इन सब की जो वॉल्स होती हैं, मुख्य रूप से त्वचा के नीचे, अस्थियों के ऊपर, स्किन के नीचे और बोन्स के ऊपर। ये हो गया मांस का स्थान। अब आता है मांसवह स्रोतस। स्रोतस मतलब होता है चैनल्स। आचार्य सुश्रुत मत अनुसार स्नायु, त्वचा, रक्तवाही धमनियाँ, ये क्या है? मांसवह स्रोतस है। स्नायु हो गया लिगामेंट, त्वचा क्या हो गई? स्किन, और धमनियाँ आर्टरीज। आचार्य चरक अनुसार स्नायु और त्वक, स्नायु हो गया लिगामेंट, त्वक हो गया त्वचा या फिर स्किन, ये हो गया मांसवह स्रोतस। अब आता है मांस का पंचभौतिक संगठन। चक्रपाणी कहते हैं मांस धातु में पृथ्वी महाभूत की अधिकता बताई है। अब आता है मांस का पंचभौतिक संगठन। आचार्य चक्रपाणी कहते हैं मांस धातु में पृथ्वी महाभूत की अधिकता होती है। हर धातु 5 तत्वों से बनी हुई है, पर किसी एक की या फिर किसी 2 की प्रधानता होती है। तो मांस धातु में किसकी प्रधानता है? पृथ्वी महाभूत की प्रधानता है। अब आता है मांस क्षय के लक्षण। अगर हमारी बॉडी में मांस कम बनता है तो क्या लक्षण होते हैं? सबसे पहला स्फेक, डेट इज हिप रीजन, ग्रीवा, डेट इज नेक सर्कमफ्रेंस, उदर, डेट इज एब्डोमेन, इसमें सूक्ष्मता आती है, पतला हो जाता है। दूसरा है कंठ, चीक रीजन, ओष्ठ, लिप्स, उरु, थाई, वक्षस्थल, चेस्ट सर्कमफ्रेंस, पिंडली, एकाइलिस। एकाइलिस रीजन होता है हील से काफ मसल्स तक, इन सब में सूक्ष्मता आ जाती है। रुक्षता, ड्राइनेस, अंगवाहु में शिथिलता, लूजनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, धमनियों में शिथिलता, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ आर्टरीज। तो ये हो गया मांस क्षय के लक्षण। अब आता है मांस वृद्धि के लक्षण। अगर हमारी बॉडी में मांस ज़्यादा बनने लग जाता है तो क्या क्या लक्षण आते हैं? स्फिग, गंड, ओष्ठ, उपस्थ, हिप रीजन, टेम्पोरल रीजन, टेस्टिस एंड पेनिस, बाहु, हैंड सर्कमफ्रेंस, जंघ, थाई सर्कमफ्रेंस, इन सब में मांस की अधिकता हो जाती है। अंगों में भारीपन आता है। गलगंड, गॉइटर, अबुर्ध, ट्यूमर, ग्रंथि, सॉफ्ट ट्यूमर, उरु वृद्धि, डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा फैट इन थाई, उदर वृद्धि, इंक्रीज एडिपोज टिश्यू इन एब्डोमेन, कंठ, थ्रोट, तालू, टेम्पोरल रीजन, जिह्वा, इन सब में मांस की अधिकता हो जाती है। तो ये हो गया मांस वृद्धि के लक्षण। अब आता है मांस पुरुष के लक्षण, जिसमें मांस धातु एकदम ठीक अमाउंट में है, तो वो पुरुष के क्या क्या लक्षण होंगे? सुश्रुत अनुसार जिस पुरुष में छिद्र ना हो, अर्थात शरीर में कहीं भी न्यूनता ना हो, शरीर भरा हुआ हो, अस्थि तथा संधि मांस से ढकी हो, तो वह पुरुष मांसाहार पुरुष कहलाता है। जो भरा भरा हुआ हो, जहाँ पे कहीं न्यूनता ना हो, तो ये हो गए मांसाहार पुरुष के लक्षण। तो हमारा मांस धातु कंप्लीट हो गया। थैंक यू।